हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम अंतःस्रावी तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिउरक ग्रंथि के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि मानव शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि, फोरस ग्रंथि और जीवन की बुद्धिमानी आदि नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। ये वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, 10th क्लास, 12th बायो, रीट और नीट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एड्रिनल ग्रंथि या अधिउरक ग्रंथि। अधिउरक ग्रंथि की सबसे पहले उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति एक्टोड्रम व मेसोड्रम से हुई है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो 3 जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहर एक्टोड्रम, फिर मेसोड्रम और फिर सबसे अंदर की ओर एंडोड्रम होता है। तो एक्टोड्रम और मेसोड्रम से अधिउरक ग्रंथि की उत्पत्ति हुई है। इसकी स्थिति की बात करते हैं, कहाँ पाई जाती है। ये तो जो किडनी होती है, उस किडनी के ऊपर टोपीनुमा पीले भूरे रंग की ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के अग्र सिरे पर टोपीनुमा पीले भूरे रंग की ग्रंथि के रूप में स्थित होती है। वजन है इसका 4 से 6 ग्राम वजन होता है। वयस्क व्यक्ति में जीवन की बुद्धिमानी कहा जाता है। इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट वालों के लिए, और जो साइंस से संबंधित एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि वयस्क व्यक्ति में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है ग्रंथि, इसी कारण इसे जीवन की बुद्धिमानी कहा जाता है। अधिउरक ग्रंथि है, इसके 2 भाग होते हैं। देखो इस चित्र में देखो, सबसे बाहर की ओर तो कैप्सूल कवर होता है, फिर इसका जो बाहरी भाग है वो एड्रिनल कोर्टेक्स हो गया, और फिर अंदर वाला जो अंदर का भाग है वो हो गया मेडुला। इसमें 3 स्तर होते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स में, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो अधिउरक वल्कुट या एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करें तो ये अग्नाशय ग्रंथि का 80 से 90% भाग बनाता है। बाहरी भाग होता है ये, और इसकी जो उत्पत्ति है वो मेसोड्रम से हुई है। इसके 3 स्तर होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट होता है, जोना फेसिकुलेटा जिससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन सिक्रेट होता है, जोना रेटिकुलरिस जिससे लिंग हार्मोन या सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दूसरा भाग है अधिउरक मध्यांश या एड्रिनल मेडुला, जो 10 से 20% भाग बनाता है अधिउरक ग्रंथि का। भीतरी भाग होता है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एक्टोड्रम से हुई। इससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन वो एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। देखो इन हार्मोन्स के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि वो ट्रिक के अनुसार आप देखेंगे तो अच्छे से ये जो हार्मोन्स है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अधिउरक वल्कुट द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, तो सबसे पहला हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ये जोना ग्लोमेरुलोसा से स्रावित होता है, यानी कि एड्रिनल कोर्टेक्स है उसकी जो स्तर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे स्रावित होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड। और इसमें ये कार्य क्या करता है, रुधिर और वृक्क में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है। रुधिर और वृक्क में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है। और इस हार्मोन के अंतर्गत निम्न हार्मोन आते हैं, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वृक्क नलिकाओं में सोडियम आयन व क्लोराइड आयन के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी कि हम किडनी की संरचना पढ़ते हैं तो किडनी के अंदर बहुत सारी लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। उन वृक्क नलिकाओं में सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रीट वालों के लिए। इस हार्मोन का नियंत्रण है वो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया द्वारा होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वालों के लिए मान लीजिए और नीट के लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि
इस हार्मोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण कौन सी क्रिया द्वारा होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जोना फेसिकुलेटा से स्रावित होता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसमें भी दो हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। कोर्टिसोल और कोर्टिसोन ये दोनों स्टेरॉयड होते हैं। स्टेरॉयड का मतलब होता है उत्तेजना करना या उत्तेजक पदार्थ। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। इसकी कार्य की बात करें तो ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपापचय को प्रभावित करते हैं। ये निम्न क्रिया को प्रेरित करते हैं और ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है? यकृत में होती है, लीवर में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं यानी कि एमिनो एसिड से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं यानी कि ग्लाइकोजन है उसके निर्माण को प्रेरित करते हैं यानी कि ग्लूकोज है उससे क्या होता है? ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। यूरियोजेनेसिस, हम जानते हैं कि हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है उनमें यूरिया मुख्य पदार्थ है, तो उस यूरिया के निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कि होती कहाँ है? यकृत में होती है। प्रोटीन से अमीनो अम्ल निर्माण को प्रेरित करता है यानी कि प्रोटीन के विखंडन की क्रिया को प्रेरित करता है जिससे कि एमिनो एसिड का निर्माण होता है। और इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल इनकी मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। और इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप जैसे रुधिर के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड में अत्यधिक हो जाए, तो उसे हम मधुमेह रोग बोलते हैं। लेकिन ये जो अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है, इस कारण इस रोग को अधिवृक्क मधुमेह भी कहा जाता है। कारण क्या है कि रुधिर में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, इस कारण से इसे अधिवृक्क मधुमेह भी कहा जाता है। नेक्स्ट कार्य इसका एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी एलर्जिक हार्मोन होता है यानी कि जब एलर्जी वगैरह होती है तो उस समय उस क्रिया को या उस समय जब संक्रमण होता है, उस समय जब एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, उनको रोकने का कार्य करता है। इसी कारण इसे प्रतिनिषेधात्मक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी बाहर से एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होकर के उसके प्रति एंटीबॉडी बना करके शरीर की सुरक्षा में भूमिका निभाता है। तो उस एंटीबॉडी के निर्माण को ये हार्मोन रोकता है, इस कारण इसे प्रतिनिषेधात्मक हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा ये जल लवण संतुलन में सहायक होता है, अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने में सहायक होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें होता क्या है कि जब हम कोई भी बाहरी जो अंग है वो प्रत्यारोपित करते हैं किसी के रोगी के अंदर, तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, उससे जब हम अंग इसके अंदर डालते हैं तो उसके प्रति वो एंटीबॉडीज़ बना देता है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको नष्ट करने की संभावनाएं करती हैं या बढ़ जाती हैं संभावनाएं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं उस अंग को। इस कारण ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण अंग प्रत्यारोपण सफल हो जाता है, आसानी से हम कर सकते हैं। कोर्टिसोल है गठिया, दमा आदि के उपचार में सहायक होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के स्रावण का नियमन, तो इसका स्रावण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है ACTHRH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर। ये जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि के पास और अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, जिससे अग्र पीयूष ग्रंथि ACTH का स्रावण कर देती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कर देती है। और ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल वल्कुट के पास जाता है और एड्रिनल वल्कुट को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, और ये फलस्वरूप कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, फिर कोर्टिसोन हार्मोन का स्रावण होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अलावा ये हार्मोन कब सिक्रेट होता है, दर्द, चोट, रक्त हानि, अधिक सर्दी जैसे कारक भी क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को प्रेरित करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के स्रावण को बढ़ा देना।
यानी कि जब दर्द है, चोट है, रक्त हानि होती है, अधिक सर्दी लगती है, ये सभी कारक हाइपोथैलेमस को प्रेरित करते हैं। हाइपोथैलेमस प्रेरित होकर के ACTH आरएफ रिलीज करती है, ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, पीयूष ग्रंथि ACTH निकालता है और ACTH हार्मोन एड्रिनल वल्कुट के पास जाता है, एड्रिनल वल्कुट प्रेरित होकर के फिर अंततः ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का स्रावण कर देता है या बढ़ा देता है। या फिर ये कह सकते हैं हम कि दर्द, चोट या रक्त हानि या अधिक सर्दी होती है तो उस समय यह हार्मोन अधिक सिक्रेट होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। आगे है लिंग हार्मोन। तो अधिवृक्क वल्कुट से कम मात्रा में सिक्रेट होते हैं यह हार्मोन। अधिवृक्क वल्कुट की जो जोना रेटिकुलरी स्तर है उससे स्रावित होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें 3 हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन मादा हार्मोन होते हैं, ये नर हार्मोन होता है। तो ये तीनों इससे सिक्रेट होते हैं बहुत ही कम मात्रा में। ये जो हार्मोन है ये बाह्य जनन अंगों व यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्त्रियों में इनकी अधिकता से चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं जिसे दीर्घलोपता या हिर्सुटिज्म कहा जाता है। दीर्घलोपता या हिर्सुटिज्म कहते हैं। नर व मादा में पेशियों तथा जननांगों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। अधिवृक्क मध्यांश द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अधिवृक्क मध्यांश है वो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इस कारण से इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन्हें हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं, न्यूरो हार्मोन। तो अधिवृक्क मध्यांश द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन, दूसरा है नोर एड्रिनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन। दोनों देखने से लगता है कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों हार्मोन एक साथ क्रिया करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 3 तंत्र पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसके द्वारा जो क्रियाएं संचालित होती हैं उन क्रियाओं को संचालन करने में एड्रिनेलिन सहायता करता है या सहायक होता है। जैसे एरेखित पेशियां उत्तेजित करना, एरेखित पेशियां उत्तेजित करना जिसके कारण रुधिर का दाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आंखें चौड़ी या पुतली फैल जाती है, पसीना बहुत अधिक आता है, यकृत में जो ग्लाइकोजन संचित था वो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में बदलकर रुधिर में आने लगता है, आदि क्रियाएं है वो एड्रिनेलिन के कारण होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संकटकालीन परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों से सामना करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हार्मोन पूछे तो एड्रिनेलिन हो जाएगा और ग्रंथि पूछे तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट है मानसिक तनाव, गुस्से व डर के समय यह हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता जाता है और वो ग्लूकोज से ऊर्जा जो मिलती है वो ऊर्जा ही क्या करती है संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। अगला हार्मोन है नोर एड्रिनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जिससे हृदय की गति व रुधिर दाब कम हो जाता है। विपत्ति व संकट के समय 3 प्रकार की अनुक्रिया हमें देखने को मिलती है, भय यानी कि फियर, संघर्ष यानी कि फाइट और तीसरा है प्लायन यानी कि फ्लाइट। ये व्यवहार हमें देखने को मिलती है जब भी हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए किसी जंगल में घूमने जा रहे हैं, ये दोनों हार्मोन अभी क्लियर हो जाएंगे। किसी जंगल में हम घूमने जा रहे हैं और घूमते घूमते हमारे सामने अचानक से कोई शेर आ गया। शेर को हमने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन देखते ही हमें डर लगा और डर लगने के कारण क्या होता है आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, पेशियों में उत्तेजना आ जाती है, रुधिर का दाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप यकृत में संचित जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में आना शुरू हो जाता है और इस ब्लड में आने के कारण क्या हो जाता है एनर्जी की मात्रा अधिक होने लगती है, ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और वही ऊर्जा हमें इस संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करती है।
तो जब संकट की परिस्थिति होती है या विपरीत परिस्थिति होती है उस समय 3 अनुक्रियाएं होती हैं। तो पहला तो भय होता है, यानी कि जब वो सामने जंगल में शेर खड़ा है तो हमें उसको देखकर डर लगने लगता है, फियर, एफ। दूसरा है संघर्ष, यानी कि अगर हम सक्षम हैं तो शेर के साथ आसानी से लड़ सकते हैं, तो लड़ने के लिए भी यही हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर को तैयार करता है, फाइट। और तीसरा है प्लाइन या फ्लाइट, अगर उसको शेर को देखते हैं हमें डर लगा और हम डर लगते वहाँ से भागना चाहें तो वो अनुक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। तो तीसरा हो जाएगा फ्लाइट, यानी कि प्लाइन कर जाना। तो इन तीनों ऐप को मिला दें तो 3F बनता है, और इसी कारण इस ग्रंथि को हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसे हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S क्यों करते हैं, तो ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जैसे स्ट्रेस, आप तनाव में, कोई भी विपरीत कंडीशन आ गई आपके सामने और उसी कारण से हम तनाव में आ गए, तो स्ट्रेस, तो पहला है स्ट्रेस से ले लो। दूसरा है आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा उपापचय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा है सी आ गया। तीसरा, जब सोल्ट आपके शरीर के अंदर लवण है तो उनका नियंत्रण भी करता है, उसकी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है, तो तीसरा हो गया सोल्ट से आ गया। और चौथी क्रिया इसमें आ जाएगी लैंगिक विकास से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इन सेक्स रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण भी करता है, जैसे उत्तेजना वगैरह होना, ये सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी यही हार्मोन करता है। तो ये चौथा एस हो गया, और इन चारों को मिलाकर ये 4S बन गया। इसी कारण से इस ग्रंथि को भी हम क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, 4S ग्रंथि भी कहते हैं। स्ट्रेस, शुगर, सोल्ट और सेक्स रिलेटेड प्रोसेस, ये अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में हो गया। अब अधिवृक्क ग्रंथि के जो हार्मोन हैं, इनके अल्पस्रावन या अतिस्रावन से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, तो अब उनके बारे में देखते हैं। तो पहले बात करते हैं अल्पस्रावन से होने वाले रोग। तो पहला है इसके अंदर एडिशन रोग। तो एडिशन रोग की बात करें तो इसमें क्या होता है, एड्रिनल वल्कुट हार्मोन के अल्पस्रावन से ये रोग होता है। एड्रिनल वल्कुट से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरेलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड्स, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रिनल वल्कुट से। तो इन हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो सोडियम और जल की काफ़ी मात्रा वो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, और इसी कारण से शरीर में जल की कमी आ जाती है, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर का दाब अत्यधिक कम हो जाता है, त्वचा का रंग कांसे के समान, तांबे के समान हो जाता है, और रोगी की पेशियाँ व मस्तिष्क वो कमज़ोर हो जाता है, थकान होने लगती है, शरीर का ताप कम हो जाता है, भूख में कमी आती है, चक्कर वगैरह आना, घबराहट होने लगती है, और इन्हीं सभी क्रियाओं के फलस्वरूप अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है अतिस्रावन से संबंधित रोग। तो अतिस्रावन से संबंधित रोग की बात करें तो पहला आता है कोन्स रोग। ये मिनरेलोकोर्टिकॉइड की अधिकता के कारण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम जानते हैं कि मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन है, वो सोडियम और क्लोराइड आयन का क्या करता है, अवशोषण करता है, और पोटेशियम आयन का उत्सर्जन करता है। लेकिन इस रोग के अंदर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण तंत्रिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है और पेशियों में अकड़न आ जाती है। नेक्स्ट रोग है कुशिंग रोग। शरीर में जल व सोडियम की अधिकता हो जाती है। अतिस्रावन से क्या हो जाएगा, शरीर में जल और सोडियम की अधिकता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव होने लगता है, और इसी कारण से या प्रोटीन अपचय के कारण से त्वचा और अस्थियों में अनियमित वृद्धि होने लगती है। अगला है गायनेकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, एड्रिनल हार्मोन के अतिस्रावन से होता है, और इसमें स्त्रियों में नर जननांग बनने लगते हैं, और इस प्रकार की कंडीशंस को बोलते हैं मादा आभासी उभयलिंगता, मादा आभासी उभयलिंगता। और इस रोग से जो ग्रस्त लड़कियां होती हैं वो बांझ होते हैं, और लड़के होते हैं उनमें स्तन उभर कर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इडीमा। तो इसमें क्या होता है, रुधिर में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ने से रुधिर दाब बढ़ जाता है, यानी कि इसमें सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रुधिर का दाब बढ़ जाता है, शरीर जगह जगह से फूल जाता है।
पोटेशियम की अत्यधिक कमी से क्या होता है, तंत्रिका व पेशियों का कार्य रुक जाता है और अंततः लकवा भी हो सकता है। नेक्स्ट है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म जो हमने पहले भी देख लिया कि इसमें क्या होता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है या उनकी अधिकता के कारण ये रोग होता है। तो स्त्रियों में पुरुषों के जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, मोटा होना, शरीर पर घने बाल आ जाना, ये सभी हैं हिर्सुटिज्म के लक्षण। और इसकी अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो स्त्रियों में बांझपन भी हो जाता है। ये थे एड्रिनल हार्मोन के या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के अल्प श्रावण व अतिश्रावण से होने वाले रोग। और इसी कारण से यानी कि हमारे शरीर के लिए एड्रिनल ग्रंथि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन हैं बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। और इसी कारण से हम इनके जो हार्मोन हैं जिन्हें हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा अधिउरक ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो ये था अधिउरक ग्रंथि के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा वर्षण यानी कि जो जनन ग्रंथियाँ हैं उनसे संबंधित, जिसमें वर्षण और अंडाशय ग्रंथि के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।